सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। भारत का इतिहास बेहद पुराना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है कि भारत में इंसानी गतिविधि 2,50,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने पुराने समय में होमो सेपियंस, जो कि हम खुद हैं, उनके अलावा 10 से 12 और इंसानी प्रजाति रहते थे, जो आज के समय विलुप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी इंसानी प्रजातियां आखिरकार क्यों विलुप्त हुई, ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन इतने पुराने समय में ह्यूमन एक्टिविटीज के सबूत मिलना ये दर्शाता है कि भारत का इतिहास सच में ही काफी पुराना है। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस में पत्थरों के औजारों सहित आदि मानवों द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे औजार भी मिलते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि भारत के रीजन में इंसान काफी पुराने समय से रह रहे हैं। जब बात पुरानी सभ्यताओं की होती है तो अक्सर इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का जिक्र होता है। बेशक ये दोनों सभ्यताएं बेहद पुरानी और अपने समय में काफी विकसित थीं, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि भारत में बसी सभ्यताएं भी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कम नहीं थीं। ईसा के जन्म से 7,000 साल पूर्व मौजूद हड़प्पा या कहें सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि अपने दौर में दुनिया की सबसे विकसित और महान सभ्यताओं में से एक थी, वो भारत में ही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यताओं से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई थी और इन दोनों सभ्यताओं की जितनी ही विकसित थी। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे धर्मों का जन्म हमारे देश भारत में ही हुआ। हमारे भारत ने दुनिया को क्या नहीं दिया। प्राचीन भारत में ऐसे कई आविष्कार हुए हैं जिनके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना कठिन है। फ्लश टॉयलेट, ड्रेनेज व सीवर सिस्टम्स, पब्लिक पूल्स, मैथमेटिक्स, वेटरनरी साइंस, प्लास्टिक सर्जरी, बोर्ड गेम्स, योगा और मेडिटेशन जैसी चीजें व प्रैक्टिसेस भारत से ही शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंची। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग इंसानी क्रिएटिविटी का एक बेमिसाल उदाहरण है। ये सिविलाइजेशन अपने समय से काफी आधुनिक थी। 1000 BC के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए जिंक के ओर से जिंक एक्सट्रैक्ट करना जानते थे। इस धातु के प्रोडक्शन के कारण ही जिंक के बर्तनों का आविष्कार हुआ और समय के साथ उसमें इनोवेशंस होते चले गए। लगभग 4000 सालों तक भारत के लोग जिंक एक्सट्रैक्ट करने के तरीके को गुप्त रखने में सक्षम रहे। कहा जाता है कि पुराने समय में भारत जिंक प्रोड्यूस करने वाला इकलौता देश था। हालांकि माना जाता है कि आखिर में एक चाइनीज इंसान ने इसे चुरा लिया, जिसके बाद एक अंग्रेज ने उस चाइनीज व्यक्ति से भी चुरा लिया। इसके अलावा बटन्स और स्टेप वेल्स का आविष्कार भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही किया था। इस सभ्यता के लोगों को लेंथ, वेट और समय को मापना आता था। नेविगेशन की कला भारत में आज से लगभग 6000 साल पहले डेवलप हुई थी और ये भी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा ही डेवलप की गई थी। आपको इन फैक्ट्स को जानकर हैरानी होगी कि नेविगेशन शब्द संस्कृत के शब्द नेवगेतीय शब्द से लिया गया है। ऐसे कई सबूत हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार पुरानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन के साथ था, जिसमें सुमेरियंस इंटरमीडिएरी के रूप में काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, तब वहाँ दुनिया की 10% आबादी निवास करती थी। 2000 BC से लेकर 1500 BC के समय माना जाता है कि एक और जाति जो आर्यंस के रूप में जानी जाती है, वो खाइबर पास के जरिए भारत चले आए। आर्यंस की अपनी एक अलग संस्कृति थी और ये अपने देवता और संस्कृत भाषा को अपने साथ लाए थे, जिससे इन्होंने निवासी लोगों को परिचित भी करवाया था। आर्यंस कौन थे और उनका स्वदेशी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर बहस जारी है, लेकिन आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि इन्हीं के आगमन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होने लगा। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्वेड करके उनको खत्म कर दिया। हालांकि हाल फिलहाल में जो सबूत मिलते हैं वो इस बात को गलत साबित करते नजर आते हैं। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ था। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडस रिवर का सूखना जो 1900 BC से शुरू हो गया था, वही कारण था क्लाइमेट चेंज का। इसके उलट कुछ एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि एक भयंकर बाढ़ ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया। खैर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत का जो भी कारण रहा हो, जो पीरियड इस सभ्यता के अंत के बाद आया उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। दरअसल इस दौर की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक दौर कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि आर्यंस इस सभ्यता के निर्माता थे, इसीलिए इसे आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह टाउन्स में नहीं रहती थी, ना ही तो वैदिक सिविलाइजेशन के समय किसी विकसित सभ्यता का वजूद था। वैदिक सिविलाइजेशन के लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक सिविलाइजेशन के शुरुआती समय में कुछ खास विकास नहीं हुआ। इस सिविलाइजेशन के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन ही करते थे। वैदिक काल को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। आर्यंस धार्मिक थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ विधि भी किया करते थे। वैदिक पीरियड में ही कास्ट सिस्टम का आगमन हुआ। समाज को 4 प्रकार के लोगों में बांट दिया गया। ब्राह्मण उन्हें कहा गया जो पंडित और स्कॉलर्स थे। क्षत्रिय वे कहलाए जो योद्धा
योद्धा थे, और इसके बाद वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और अंत में शूद्र जो मजदूरी का काम किया करते थे। सबसे निचली जाति थी दलित, या कहें अछूत लोगों की, जो साफ सफाई का काम किया करती थी। हालांकि इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि दलितों का वास इस समय में था या फिर नहीं। शुरुआत में ये कास्ट सिस्टम या कहें कि जातिवाद एक इंसान के कार्य पर निर्भर करता था। मतलब कि जो पढ़ाई किया करता था उसे ब्राह्मण का नाम दे दिया जाता, और जो व्यापार या कृषि के कामों को करता उसको वैश्य का नाम दे दिया जाता। लेकिन समय के साथ एक इंसान का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होना उसके जन्म के साथ तय होने लगा, और उसके बाद ये प्रथा आई कि कोई अपने धर्म या कहें कि जाति को नहीं बदल सकता, नहीं तो दूसरी जाति के लोगों के साथ शादी कर सकता है। जिस सनातन धर्म का पालन इस काल में किया जाता था उस धर्म को इस काल से भी पुराना माना जाता था। हालांकि यही वो समय था जब लोगों ने एक सिस्टमाइज्ड तरीके से इस धर्म को अपनाना शुरू किया था। आज हम इसी सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। दरअसल सिंधु नदी के सामने सनातन धर्म की जो लोग पूजा करते थे उन्हें सिंधुज कहा जाने लगा, और बाद में इन्हें हिंदूज कहा जाने लगा। वैसे तो सनातन धर्म को कई लोगों द्वारा एक पॉलीथियस्टिक रिलीजन यानी कि कई देवताओं वाला धर्म माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये एक मोनोथियस्टिक रिलीजन है, यानी इस धर्म के अनुसार ईश्वर केवल एक ही है जो कि खुद ब्रह्म है। खैर हम इसकी और गहराई में नहीं जाएंगे। बात करें अगर महाभारत युद्ध की, तो महाभारत असल में हुआ था या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर के कल्चर्स में लगभग 3000 से 5000 साल पहले महाभारत जैसी ही एक घटना का वर्णन अलग अलग नामों से मिलता है। अब महाभारत जैसी वो घटना महाभारत थी या कुछ और, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि अलग अलग नामों से एक ही घटना का जिक्र दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में हमें मिलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंग्लिश शब्द गॉड का हिंदी या इंडिया की किसी अन्य भाषा में कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं। गॉड ये जो शब्द है वो इंडिया के लिए एक कंफ्यूजिंग सा टर्म है, क्योंकि इंडिया में हम देव, भगवान और ईश्वर की बातें करते हैं, और गॉड का मतलब न तो देव होता है, न ही भगवान और न ही ईश्वर। अब हाँ, लोग गॉड और भगवान को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। वैमानिक शास्त्र एक पौराणिक किताब है जिसमें कुछ ऐसे मेथड्स मेंशन किए गए हैं जिससे दूसरे ग्रहों पर घट रही घटनाओं को देखा और सुना जा सकता है। इस किताब में ऐसे जहाजों का भी जिक्र मिलता है जिसके प्रयोग से धरती को छोड़ अंतरिक्ष में जाया जा सकता है। इसके अलावा जहाज को बनाने के लिए किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जहाज में बैठे यात्रियों का क्या डाइट प्लान होना चाहिए, कौन सा ईंधन जहाज को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इन सभी चीजों की भी जानकारी इस किताब में हमें मिलती है। वैदिक काल में ऐसी एक नहीं बल्कि अनेकों किताबें मिलती हैं जिनमें तरह तरह की बातें लिखी हैं। इन कुछ किताबों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। हालांकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसी कुछ किताबें हैं जिनमें काफी कुछ ऐसा लिखा है जिसे विज्ञान भी आज मान्यता देता है। इन किताबों के बारे में हम आगे वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए वैदिक पीरियड के बाद के समय से जुड़ी कुछ चीजों को जान लेते हैं। 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस रिफॉर्मर्स का आगमन होता है। वर्धमाना महावीर और सिद्धार्थ गौतम अपने अलग अलग आइडियाज और बिलीफ्स के साथ आते हैं। इन्हीं बिलीफ्स के आधार पर जैनिज्म और बुद्धिज्म दो अलग अलग धर्मों का निर्माण होता है। आप इन दोनों धर्मों से भली भांति परिचित होंगे। हालांकि कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही इन धर्मों को अपनाता है, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म आने के बाद भी ज्यादातर लोग सनातन या कहें कि हिंदू धर्म का ही पालन करते थे और आज भी करते हैं। इसी के दौरान कुछ शक्तिशाली राज्य स्थापित होते हैं। इन दोनों धर्मों की शुरुआत के साथ नए नए किंगडम्स और डायनेस्टीज की भी शुरुआत होती है। अर्बनाइजेशन होने लगता है। कभी भारत तो कभी दूसरे देशों के रूलर्स भी भारत पर रूल करते हैं और कुछ ऐसे ही अलग अलग किंगडम्स की शुरुआत होने लगी। इसी के साथ वैदिक पीरियड का भी अंत होता है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और वैदिक पीरियड के बाद के भारत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अभी आप जो मैप देख रहे हैं वो भारतीय इतिहास में भारत का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है। 322 बीसी से लेकर 150 बीसी तक मौर्यन डायनेस्टी द्वारा रूल किया गया। मौर्यन एम्पायर भारत का सबसे बड़ा एम्पायर था। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसके बाद उनके बेटे बिंदुसारा और उसके बाद बिंदुसारा के बेटे अशोक ने इस पर राज किया। ये सब तो आपने अपने स्कूल के दिनों में भी पढ़ा होगा। तो चलिए एंशिएंट इंडिया से जुड़ी उन खास बातों को जानते हैं जो शायद ही आपको स्कूल में पढ़ाई गई हों। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले काफी बेहतर थी। न केवल उनको उन विषयों के बारे में बात करने दिया जाता था जो आज के समय इनएप्रोप्रिएट मानी जाती हैं, बल्कि वे स्वयं की इच्छा से अपने पति को चुन भी सकती थीं। प्राचीन भारत में स्वयंवर एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी जिसमें शादी लायक एक लड़की को अपनी पसंद से उसका पति चुनने दिया जाता था। इसके बाद एक पवित्र समय चुना जाता है और सारे रीति रिवाजों का पालन करते हुए शादी कर दी जाती है। ग्रीक फिलोसोफर्स और इतिहासकारों की माने तो एंशिएंट इंडिया में स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस बात को सबसे पहले ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज ने बताया, जिसके बाद
बाद एरियन नामक एक और ग्रीक हिस्टोरियन ने इस तथ्य को कंफर्म किया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पुराने समय में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जिसका वजूद आज भी कायम है। कहा जाता है कि 500 बीसी में जब गौतम बुद्ध ने इस शहर को विजिट किया था तब उस समय भी इसे प्राचीन शहर माना जाता था। मतलब कि ये शहर सच में ही बेहद प्राचीन था। यूं तो मौजूदा समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था कुछ खास नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में भारत शिक्षा के मामले में बाकी अन्य देशों से कहीं आगे था। भारत में ही स्थित तक्षशिला को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसकी शुरुआत 700 बीसी में हुई थी और दुनिया भर से करीब 10,000 छात्र 60 से ज्यादा विषय यहाँ पर पढ़ने आते थे। इसके अलावा 5th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी, जहाँ पर हायर लर्निंग के लिए दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आज के बिहार में स्थित थी और कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी अपने समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। पुराने समय के राजा जानते थे कि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती थी। वे फ्री में पढ़ते थे और उनका सारा खर्चा उस समय राज कर रहे राजा उठाते थे। कहा जाता है कि जब ये यूनिवर्सिटी अपने पीक पर थी तब यहाँ पर लगभग 1500 टीचर्स और स्कॉलर्स थे और 10,000 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे। इस यूनिवर्सिटी में साइंस, पॉलिटिक्स, फिलोसफी जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हालांकि बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख हाथ से लिखी हुई पुस्तकें मौजूद थीं, उन्हें जला दिया गया। कहा जाता है कि नालंदा लाइब्रेरी में मौजूद पुस्तकें 3 महीनों तक जलती रहीं। एक बार जरा सोच कर देखिए, इन किताबों में ऐसी कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां रही होंगी जो खत्म हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के खात्मे के साथ खत्म हो गई वो इंडिजीनियस नॉलेज जो अगर आज हमारे पास होती तो शायद भारत कहीं और होता। खैर दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज के बनने से कई 100 साल पहले भी भारत में ऐसे अनेक विद्वान रहे जो अपने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के कारण आज भी जाने जाते हैं। भारत के भास्कराचार्य, जो कि एक महान खगोलविद और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही सबसे पहले सूर्य के अराउंड धरती के ऑर्बिटल टाइम को कैलकुलेट किया था। इसके साथ ही उन्होंने न्यूटन से 1200 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दुनिया के समक्ष पेश कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि धरती गोल है और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाते लगाते सूर्य का भी चक्कर लगाती है। ये सारी बातें आर्यभट्ट ने कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल पब्लिश होने से 1000 साल पहले ही बता दी थी। जीरो की खोज का श्रेय भी इंडियन मैथमेटिशियन और खगोलविद ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को ही जाता है, जिन्होंने 500 बीसी के अराउंड इसकी खोज की थी। भास्कराचार्य और आर्यभट्ट के अलावा भी प्राचीन भारत में ऐसे कई विद्वान रहे हैं जिन्होंने विचित्र प्रकार की खोजें की। प्राचीन भारत के विद्वानों और उनके द्वारा की गई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को आज भी सराहा जाता है। आपको शायद सर्जरी का कॉन्सेप्ट नया लगता हो, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से करीब 2500 साल पहले भी प्राचीन भारत में सर्जरी हुआ करती थी। 800 बीसी के समय सुश्रुता, जो कि एक फिजिशियन थे, वे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स का प्रयोग करके सर्जरी किया करते थे। कैटरैक्ट और प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके वे किडनी स्टोन्स, लिम्ब प्रोस्थेसिस और फ्रैक्चर्स को ट्रीट किया करते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वे ब्रेन सर्जरी भी किया करते थे। सुश्रुत संहिता उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो मेडिसिन और सर्जरी पर बेस्ड है। सुश्रुत संहिता में कुल 184 चैप्टर्स हैं, जिनमें हजारों बीमारियों के कारण उनके उपचार सहित कई मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और तरह तरह की औषधियों का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों द्वारा सुश्रुत संहिता को एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद, जो एक और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है और जिसे इंडियन फिजिशियन चरक द्वारा डेवलप किया गया था, उसमें दी गई बहुत सी जानकारियां सुश्रुत संहिता से ही ली गई हैं।